जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अभी सारे पार्ट्स कवर नहीं हुए हैं, जो हुए हैं उसका मैं थोड़ा बताता हूं। काफी लॉजिकल, हर पॉइंट ऑफ व्यू से सोच करके आपको इसको देखना पड़ेगा। सबसे पहला, जो कि मैं बार बार कहता हूं, जब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बारे में नोट्स भेजूंगा तो इसको भी लिख करके भेजूंगा। A system is said to have achieved thermodynamic equilibrium when all three equilibriums are achieved, that is mechanical equilibrium, thermal equilibrium and chemical equilibrium. जब एक सिस्टम में इन तीनों तरह के इक्विलिब्रियम अचीव कर चुके होते हैं तब हम उसको कहते हैं कि सिस्टम ने थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव किया है। याद करो कि केमिकल इक्विलिब्रियम में जब गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कैलकुलेट करते थे तो वहां पर एक फॉर्मूला था, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन ऑफ के, और बोलते थे कि इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो जाती है, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू माइनस आर टी एल एन ऑफ के हो जाता था, और उसके को वहां पर बोलते थे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ना कि उसको केपी या केसी बोलते थे। क्या बोलते थे? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसका मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम में भी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में भी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है। जब कोई सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव करता है तो उसका मतलब वो केमिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम तीनों अचीव कर चुका है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। सारे फोर्सेस का सम 0 हो जाना चाहिए, जितने भी तरह के फोर्सेस लग रहे हैं सबका सम 0 हो जाना चाहिए। दूसरा, अगर कोई रिएक्शन चल रहा है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर, मतलब मोल्स कांस्टेंट हो जाने चाहिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मोल्स कांस्टेंट हो जाना चाहिए, और जितना हीट सिस्टम सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर रहा है उतना ही हीट सराउंडिंग को रिलीज भी कर रहा है। थर्मल इक्विलिब्रियम जब तीनों अचीव हो जाते हैं तब सिस्टम के बारे में कहा जाता है कि वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है। हर एक, इसमें मैं पूछ नहीं रहा हूं कि इसको डाउट है नहीं है, इसको मैं और डिटेलिंग कर रहा हूं। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट होगा वो करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। A thermodynamic equilibrium is one when all the three thermal, mechanical and chemical equilibrium are attained by the system. System 4 types of होते हैं, open closed, adiabatic और isolated। तो पहला वाला कितने बच्चों का खुद से करेक्ट है? करेक्ट लिखो। अभी समझ में आ रहा है यस लिखो, और क्लियर नहीं है तो बार बार पूछते जाओ, रिपीट लिख सकते हो, लिखिए चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में लिखते जाइए। करेक्ट है, ज्यादातर बच्चों का पहला क्वेश्चन जो है वो करेक्ट है। चलिए दूसरा देखिए, सेकंड, ice is in contact with water constitutes a homogeneous system। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम तो आपने पढ़ा ही है कि अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड को हीट किया, अमोनिया प्लस H2S बना। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन होता है, अभी भी बच्चे इसमें कई बार मुझसे डाउट पूछते हैं, अभी भी गलत करते हैं। अमोनियम क्लोराइड एक सॉलिड है, अमोनिया इज अ गैस, H2S इज ऑल्सो गैस। तो अगर मान लो टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे 8 एटीएम दिया हुआ है तो अमोनियम क्लोराइड का कोई प्रेशर नहीं होगा, अमोनिया का और H2S का प्रेशर होगा 4 एटीएम 4 एटीएम, तो Kp हो जाएगा 16 एटीएम स्क्वायर। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। स्टेट अगर डिफरेंट है तो वो हेट्रोजीनियस सिस्टम होगा, स्टेट अगर सेम है, एक ही कंटेनर में ऑक्सीजन गैस है और नाइट्रोजन गैस है और वो रिएक्शन करके नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है, तो एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम अगर इसको तुम मान रहे हो तो ये होमोजीनियस सिस्टम होगा। लेकिन आइस और वाटर कांटेक्ट में, तो आइस एक सॉलिड है, वाटर एक लिक्विड है, दोनों के डेंसिटी में फर्क है, दोनों के मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट में फर्क है। आइस में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज्यादा होते हैं, 4 होते हैं, वाटर में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स कम होते हैं। आइस केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, डेंसिटी में फर्क है। भले ही लिक्विड्स और सॉलिड के सीपी और सीवी और सीएम सेम होते हैं, ये भी याद रखिए, गैस का सीपी, सीवी और सीएम डिफरेंट होता होगा, लेकिन लिक्विड्स और सॉलिड्स का सीपी,
CVM और CPM सेम होता है, दैट इज अ डिफरेंट इशू। बट अगर सॉलिड और लिक्विड कॉन्टेक्ट में है तो दोनों के फेज में फर्क है ना, दोनों के फेज में डिफरेंस है, तो वो होमोजेनियस सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा बल्कि हेट्रोजेनियस सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट करेगा। तो सेकंड वाला जो होगा वो आपका होगा फॉल्स स्टेटमेंट। इसके बारे में भी सेम रूल फॉलो करना है, करेक्ट है तो करेक्ट लिख सकते हैं, डाउट है तो पूछ सकते हैं बार बार। अभी क्लियर हो गया है तो यस लिख सकते हैं, अभी क्लियर हो गया तो आप यस लिख सकते हैं। इसमें भी ज्यादातर बच्चों का पहले से करेक्ट है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वो हाइड्रोजन बॉन्ड वाली बात याद रखना, या मैं कुछ और इसमें और एलैबोरेट करता हूं, हर सवाल को थोड़ा सा और खींचता हूं, उससे रिलेटेड कुछ और भी अगर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आता है तो उसकी बात करते हैं हम लोग। एक तो मैंने बताया कि बर्फ में हाइड्रोजन बॉन्ड 4 होते हैं, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री हो जाता है बर्फ का। एक पानी के मॉलिक्यूल अपने आसपास के 4 पानी के मॉलिक्यूल के साथ कनेक्टेड होता है, जुड़ा रहता है। आइस इज एन एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, आइस इज एन एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। Ice is an example of hydrogen bonded molecular crystal. Whereas dry ice, which is also known as solid carbon dioxide or iodine, they are example of non-polar molecular crystal. Whereas solid hydrogen sulfide gas is an example of polar molecular crystal. ठीक है, तो ये जनरल नॉलेज की बात है, ये आपको याद रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है, भूल भी जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जनरल नॉलेज है ये। 3 तरह के मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होते हैं, जो आइस है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है। अब मेरे सवाल को बड़े ध्यान से सुनना, थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। जब हम 2 आइस क्यूब लेते हैं और 2 आइस क्यूब को अगल बगल रखते हैं और उसको प्रेस करते हैं, दबाते हैं और फिर छोड़ते हैं, तो दोनों आइस क्यूब आपस में फ्यूज कर जाता है। फ्यूज कर जाता है मतलब चिपक जाता है, उनका फ्यूजन हो जाता है। उनके जो मॉलिक्यूल्स है, जो 2 पीसेस थे, जो 2 आइस क्यूब्स थे, वापस में फ्यूज कर गए, चिपक गए। क्यों ऐसा होता है? बर्फ को दबाने पर एक बर्फ के एक पीस को दूसरे बर्फ के पीस से अगर ऐसे दबाया जाए, मैकेनिकल वर्क किया जाए और छोड़ा जाए, तो वो क्यों चिपक जाता है? इसको रिजेलेशन बोलते हैं। इसको साइंस की लैंग्वेज में रिजेलेशन बोलते हैं। फिजिक्स में भी आ सकता है, केमिस्ट्री में भी आ सकता है। चिपकने के पीछे रीजन क्या हो सकता है? आराम से चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समय लेकर के भी लिख सकते हैं। 30 सेकंड में दे रहा हूं अच्छी तरह सोचने के लिए। The phenomena is known as regelation. What could be the possible reason? कुछ बच्चों ने लिखा है हाइड्रोजन बॉन्ड, सही लिखा है, और थोड़ा एलैबोरेट कर सकते हो, और थोड़ा एलैबोरेट कर सकते हो। गोपाल ने लिखा है प्रेशर इंक्रीज करने से टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, इंटरफेस मेल्ट हो जाएगा, फिर प्रेशर रिलीज करने से टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं बताता हूं। गोपाल ने लॉजिक लगाने की कोशिश करी। हाइड्रोजन बॉन्ड तो कई करेक्ट है, लेकिन डिटेलिंग जाते हैं। अगर थर्मोडायनेमिक्स इसको कोरिलेट करते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस आंसर को ऐसे दिया जाएगा कि सबको पता है कि द प्रोसेस इज आइसोथर्मल, द प्रोसेस इज आइसोथर्मल। प्रेशर बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ये गलत है। टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन वो बात इंप्लीमेंट होता है गैस के ऊपर। गैलूसिक लॉ गैस के ऊपर लगता है अगर वॉल्यूम और मोल्स कांस्टेंट है तो। यहां लॉजिक कुछ और है। जब आप प्रेशर लगाते हो तो एक बात तय है कि प्रेशर लगाने पर वॉल्यूम जरूर कम होता है। गैस का तो बहुत ज्यादा कम होता है, लिक्विड का कम होता है, सॉलिड का भी कम होता है। प्रेशर लगाने पर एक बात है, जो कि लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू से किसी बच्चे से पूछोगे कि प्रेशर लगाया गया है किसी चीज के ऊपर, दूरी इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस डिक्रीज करेगा। हो सकता है बहुत कम डिक्रीज करे, लेकिन डिक्रीज जरूर करेगा। नेग्लिजिबल डिक्रीज ही करे, लेकिन डिक्रीज जरूर करेगा।
जैसे आप बर्फ को कंप्रेस करते दबाते हैं तो गैस के जैसा उतना वॉल्यूम में तो फर्क नहीं आता है, हाँ, लेकिन बर्फ के मॉलिक्यूल्स जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थोड़े क्लोज आते हैं, जिससे उनकी डेंसिटी बढ़ती है, और वाटर की डेंसिटी आइस की डेंसिटी से ज्यादा होती है, तो वो वाटर बन जाता है। टेम्परेचर पे फर्क नहीं पड़ता, आइसोथर्मल प्रोसेस है। मैकेनिकल वर्क करने की वजह से जो उसके हाइड्रोजन बॉन्ड थे, अगर उसको हाइड्रोजन बॉन्ड से जोड़ना है, मैकेनिकल वर्क करने से जो उसका हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूट जाता है, क्योंकि आपने वर्क किया, वर्क करने से जो आपने एनर्जी दी, उस एनर्जी से बॉन्ड टूट गए, हाइड्रोजन बॉन्ड कमजोर होते टूट गए वो। और जैसे ही आपने छोड़ा, वापस से एनर्जी रिलीज, जैसे आपने फोर्स हटाया तो वापस से हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए। अगर इसको बॉन्डिंग से समझाना है, तो थर्मोडायनेमिक्स से समझाना है, फिजिक्स अप्लाई करके समझाना है, तो जैसे आप प्रेशर अप्लाई करोगे, हल्का सा डेंसिटी कम हो जाएगा, सॉरी डेंसिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स पास में आ जाएंगे, और डेंसिटी बढ़ने की वजह से वो आइस से वाटर बन जाएगा। फिर प्रेशर रिलीज करोगे, वापस से डेंसिटी कम हो जाएगा, वो वापस से वाटर से आइस बन जाएगा। तो इट इज रीजेलेशन, वापस से चिपक गया। ये दोनों तरह से इसका आंसर आप बता सकते हैं। ठीक है, कितने बच्चों को समझ में आ गया? काफी बच्चों का आंसर सही था, उतना तो मैं पढ़ नहीं पाया, गोपाल गर्ग का पढ़ पाया मैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड जिन्हें लिखा था वो सही था, लेकिन उसको अगर एक्सप्लेन करना है डिटेल में तो इस तरह से लिखा जाएगा। चलिए, थर्ड तो आपने पढ़ा नहीं है, फोर्थ आपने पढ़ा नहीं है। सीवी के बारे में और डिटेलिंग अभी आगे होगी, तो इसको भी होल्ड पे रखना चाहिए। ये देखिए, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ का जब एक्चुअल स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे, अभी केवल फर्स्ट लॉ को थोड़ा बहुत अप्लाई किया एडियाबैटिक वगैरह में, तो वो क्लियर होगा। इसको भी होल्ड पे भी रख सकते हैं और समझ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अपन ने फोर्थ को, क्योंकि एंट्रोपी आगे आएगा, ये इसको होल्ड पे रखा है, क्योंकि सीवी के बारे में और भी इंफॉर्मेशन आगे मिलेगा आपको। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू फॉर एवरी थर्मोडायनेमिक सिस्टम, एवरी लिख दिया है, एट रेस्ट इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका तो खैर कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है, रेस्ट भी ठीक है, लेकिन फॉर एवरी सिस्टम लिख दिया है। लेकिन ये बात ज्यादा लागू होता है कि सिस्टम के ऊपर किसी भी तरह का कोई एक्सटर्नल कुछ अगर नहीं हो रहा है, सिस्टम कन्फाइंड है, आइसोलेटेड है, तो वो एब्सोल्यूट सेंटेंस है। फिर डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, जब सिस्टम को हीट दिया जाता है और सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाता है तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन ये इंप्लीमेंट तब प्रॉपर होगा जब तुमने जो हीट दिया उसका कुछ भी अंश बाहर नहीं निकलना चाहिए, तुमने जो वर्क किया उसका कुछ भी पार्ट, फ्रैक्शन ऑफ पार्ट भी बाहर नहीं जाना चाहिए, वर्क का वेस्टेज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ये सारी चीजें जो भी आप दे रहे हो वो उसके अंदर ही चला जा रहा है, वो लूज नहीं कर रहा है। ये ज्यादा परफेक्ट बैठ जाएगा अगर आप सेंटेंस में एक टर्मिनोलॉजी और ऐड कर दो, आइसोलेटेड सिस्टम। बहुत सारे फेमस बुक्स में यह भी लिखा हुआ है कि जो पूरा यूनिवर्स है, इट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज एन आइसोलेटेड सिस्टम। इट इज अ वेरी टेक्निकल सेंटेंस, इसको समझने के लिए, इसको एनालाइज करने के लिए काफी मैच्योरिटी चाहिए, जो कि समय के साथ आएगा। पूरे यूनिवर्स को भी एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर किया जा सकता है, बहुत सारे फेमस ऑथर्स ने फॉरेन बुक्स में लिखे हैं। तो इसका मतलब यूनिवर्स के बाहर भी अगर कुछ भी मान लो रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिवर्स की टोटल एनर्जी कंजर्व है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, द फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। ये भी थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ का एक इनिशियल लेवल का स्टेटमेंट है। यूनिवर्स के अंदर जो भी हो रहा है, जो भी वर्क हो रहा है, जो भी हीट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, या उससे ले रहे हैं, वो सब कंजर्व है, वो इस यूनिवर्स के अंदर ही है, वो कहीं बाहर नहीं जा रहा है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, द फॉर्म्स आर चेंजिंग। ये भी फर्स्ट लॉ ही तो है कि एनर्जी को ना तो हम खराब कर सकते हैं ना तो बना सकते हैं, उसके फॉर्म्स को बदल रहे हैं बस। वर्क भी एक एनर्जी का ही फॉर्म है, हीट भी एक एनर्जी का ही फॉर्म है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ट्रू एंड फॉल्स बोला है तो एक भी अंश 5% भी 1% भी गलत दिखा तो उसको हम फॉल्स के कैटेगरी में उठा लेंगे। ठीक है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये एवरी लिख करके यहां पर थोड़ा सा
कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गया है, तो इसलिए ये आइसोलेटेड अगर लिख देता तो परफेक्ट बन जाता है। ये कि अगर कोई परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसके ऊपर जितना हीट दोगे, जितना वर्क करोगे, दोनों उसके इंटरनल को बढ़ाएगा, क्योंकि कुछ भी वर्क का वेस्टेज नहीं होगा, कुछ भी हीट का वेस्टेज नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम को आपने आइसोलेटेड बोल दिया, उसका सराउंडिंग के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हो सकता। ऑल इंटरेक्शंस ऑफ द सिस्टम विद द सराउंडिंग हैज बीन स्टॉप्ड। दैट मींस the seventh true and false is very very technical. It should be false because it is written over here for every thermodynamic system. Isolated लिखते तो वो सही बैठता। और वो जो सेंटेंस है उस पर आप अभी तुरंत विचार नहीं करेंगे, ग्रेजुअली जैसे जैसे आप चैप्टरों को आगे पढ़ेंगे और जब चैप्टर खत्म होने की तरफ आएगा तब उस पर विचार करेंगे, तो आपको फील आएगा कि पूरे यूनिवर्स को भी एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, तो कितने बच्चों को इसके बारे में बताना है, सेवेंथ के बारे में, करेक्ट, इनकरेक्ट, रिपीट, कुछ भी जो उनको लगता है क्लियर लिख सकते हैं। क्लियर लिख रहे हैं। मिहिका सिंगल ने रिपीट लिखा है। मिहिका सिंगल को बता देता हूं मैं, पहले और भी लोग एनालाइज कर लो इसको। मिहिका ने रिपीट करने के लिए बोला है। मैं मिहिका को बता देता हूं, ये सिस्टम है, ये पिस्टन है और इसके अंदर गैस फिल्ड है। अगर इसको आप हीट सप्लाई करते हो और इसके ऊपर वर्क करते हो तो इसका इंटरनल बढ़ेगा, नो डाउट बढ़ेगा। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ यही है कि when a small amount of work is done on the system and a small amount of heat is given to the system, then both these energy forms increases the internal energy of the system. लेकिन मान लो इसका जो वॉल है वो कुछ ऐसा है कि कुछ हीट को बाहर इधर से फेंक दे रहा है, वो तुम इधर से हीट कर रहे हो, इधर से दे दे रहा है, वो वर्क से जो हीट बन रहा है वो भी चला जा रहा है। तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जो भी दे उसके अंदर 100% उसको वो कन्फाइंड कर ले, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, उसका फ्रैक्शन ऑफ पार्ट भी बाहर ना जाए। तो ये चीज ज्यादा लागू होगा अगर हम सेंटेंस में एक वर्ड और ऐड कर दे, आइसोलेटेड। जैसे आप लिख दोगे आइसोलेटेड या परफेक्ट आइसोलेटेड, तो तुरंत जो लिख रहा है या जो समझ रहा है वो समझ जाएगा कि इन्होंने तो आइसोलेटेड वर्ड लिख दिया है, तो हीट तो जा ही नहीं सकता, वर्क जो भी करेंगे उसका कोई भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आइसोलेटेड यहां पर लिख देंगे तो ये और बेहतर सेंटेंस बन जाएगा, ट्रू होने के लिए प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे। A process in which final temperature equals initial temperature must be an isothermal process. A process in which final temperature equals initial temperature must be an isothermal process. Isothermal process का मतलब है कि सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टी इनिशियल टी फाइनल के बराबर होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आइसोथर्मल का मतलब ही होता है टी इनिशियल टी फाइनल के इक्वल होगा। अब देखिए, एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, मैंने बार बार कहा था और लिखा भी था कि फॉर एन आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होता है, क्योंकि आइडियल गैस के इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो NCVM/dt होता है। आइडियल गैस का टेम्परेचर जब तक नहीं बदलोगे उसका इंटरनल एनर्जी में कभी कोई चेंज नहीं होगा। ये तो एक ही पहलू है ना, आइडियल गैस पे ये बात लागू हो रहा है। अब मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आपसे, जब 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आइस मेल्ट करता है, जब 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आइस मेल्ट करता है तो उसका टेम्परेचर ऑब्वियस सी बात है तब भी कांस्टेंट रहेगा। फिर से कह रहा हूं, आइस की बात कर रहा हूं, आइडियल गैस की बात नहीं कर रहा हूं। जब 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आइस मेल्ट करता है या करेगा, उस समय डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी चेंज आप 0 लिख करके आओगे, नॉन 0 लिख करके आओगे, क्या लिख करके आओगे? अगर ये टेस्ट में आता है, अभी तो टेस्ट में नहीं आ रहा है क्योंकि अभी वाले टेस्ट में जो है थर्मोडायनेमिक्स नहीं आ रहा है,
ठीक है, सोचिए अच्छे तरह से, 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर आइस मेल्ट करता है तो डेल्टा यू के बारे में आप क्या कमेंट करेंगे? लिखिए, नॉट जीरो एज इट इज बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड फेज। एक बच्चे ने लिखा है आंसर, 8th इज फॉल्स। ठीक है, 8th वाला फॉल्स इसलिए हो सकता है, प्रोसेस इन विच फाइनल टेम्परेचर इक्वल्स इनिशियल टेम्परेचर मस्ट बी एन आइसोथर्मल। वो कह रहा है कि केवल आइसोथर्मल हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, हम दूसरे प्रोसेस करवा करके भी उसके टेम्परेचर को कांस्टेंट कर सकते हैं। ऐसा लिखा होता इन आइसोथर्मल प्रोसेस द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर आर सेम, तब वो ठीक होता। मस्ट बी, वो हमेशा आइसोथर्मल ही होगा, इसलिए गलत हो गया वो। हम दूसरा प्रोसेस करवा करके भी उसके टेम्परेचर को इनिशियल के फाइनल के बराबर ला सकते हैं, जबकि वो आइसोथर्मल नहीं होगा। ऐसा कर सकते हैं 2-3 प्रोसेस मिला करके। अभी तो जो मैंने पूछा उसके बारे में बताइए। 9th क्वेश्चन फिर उसी के ऊपर बेस्ड होगा। U remains constant in every isothermal process in a closed system। जो मैंने आइस वाला एग्जांपल दिया है उसके बेसिस पे आप इसको सोच करके ट्रू एंड फॉल्स के बारे में बताओगे। कुछ आंसर अपन पढ़ लेते हैं। ऋतुराज ने लिखा है नॉन जीरो, फॉल्स। वेदांश ने लिखा है फॉल्स। रीजन चाहिए मुझे, इस क्वेश्चन पे मैं उतना फोकस नहीं हूं, मुझे ये जानना है कि आइस जब मेल्ट करता है 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो वो प्रोसेस जो है आइसोथर्मल होता है, क्या उसमें इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा? चलिए मैं आंसर बताता हूं, फिर लास्ट में बताना कितने बच्चों को करेक्ट। आंसर तो कई बच्चों ने लिख दिया है, ऑलमोस्ट सबने लिख दिया, उतना मैं पढ़ नहीं पाया। कि आइस एक आइडियल गैस नहीं है, सॉलिड लिक्विड का सिस्टम है, आइडियल सिस्टम ही नहीं है। इन जनरल इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों का फंक्शन होता है, केवल आइडियल गैस के लिए वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है। और वैसे भी जब आइस पिघलेगा, मेल्ट करेगा, तो वो लेटेंट हीट गेन करेगा। 336 जूल्स पर ग्राम आइस का लेटेंट हीट कैपेसिटी होता है। मतलब 1 ग्राम आइस को मेल्ट होकर के अगर 1 ग्राम वाटर बनना है तो 336 जूल्स एनर्जी या हीट वो एब्जॉर्ब करेगा। तो उसने जो हीट एब्जॉर्ब किया है उसका पार्शियल उसने वर्क डन किया है। हाइड्रोजन बॉन्ड को अपने तोड़े हैं और बाकी उसके अंदर जाकर के ऐड हो गया है इंटरनल एनर्जी में, क्योंकि उसका वॉल्यूम चेंज हुआ है, उसका वॉल्यूम जो कम हुआ है, वॉल्यूम में भी चेंज आया है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। दिस सेंटेंस इज अप्लाइड फॉर ओनली आइडियल गैस, आइडियल सिस्टम। आइस वाटर आइडियल सिस्टम नहीं है, तो वहां पर भले प्रोसेस आइसोथर्मल है, भले उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, लेकिन भले उसका टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, लेकिन उसका इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, क्योंकि आइस लेटेंट हीट गेन करेगा अपने आप को मेल्ट करवाने के लिए। 336 जूल्स पर ग्राम, जो कि आपने 9th और 10th में शायद पढ़ा होगा, ये आइस का लेटेंट हीट कैपेसिटी होता है 336 जूल्स पर ग्राम। वैल्यू तो भूल भी जाइए, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन याद रखिए कि आइस मेल्ट होने के लिए एक हीट गेन करता है, उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। तो ये जो 9th वाला सेंटेंस हो गया ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, ये वाला ट्रू स्टेटमेंट होता अगर वहां पर आइडियल गैस लिखा होता। ऐसा क्योंकि लिखा नहीं है, तो इन जनरल हम नहीं बोल सकते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो आइडियल गैस में कांस्टेंट होता है। अगर कोई दूसरा सिस्टम हुआ तो शायद कांस्टेंट ना रहे, जैसे कि आइस वाला एग्जांपल है। तो 9th वाला कितने बच्चों को समझ में आ गया? 9th शुड बी फॉल्स। और यहां पर क्योंकि यहां पर वर्ड्स का बहुत रोल है, मस्ट भी लिखा हुआ है,
कि किसी प्रोसेस में अगर इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम है तो उसको आइसोथर्मल ही होना पड़ेगा, केवल आइसोथर्मल ही होना पड़ेगा, ये गलत हो गया। साइक्लिक प्रोसेस में भी तो वापस से जो टेम्परेचर था वहां पर पहुंच जाओगे। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब ही होता है कि जहां से स्टार्ट किया था वापस वहीं पर पहुंच गए, तो प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम सब वापस से वही हो गया। तो साइक्लिक में भी तो वापस से वहीं जा सकते हो, तो इसका मतलब है कि केवल आइसोथर्मल होगा, मस्ट की वजह से सेंटेंस फॉल्स हो गया ये। तो 9th वाला कितने बच्चों का करेक्ट है, पहले इंडिविजुअली बताओ कितने बच्चों का 9th क्वेश्चन करेक्ट है। कुछ बच्चों ने जूम करने के लिए बोला है, इसको जूम इन, इसको एनलार्ज करने के लिए बोला है। देखिए ये सब हटा देते हैं, अब अच्छे से देखिए 9th वाला। U मतलब इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट इन एवरी आइसोथर्मल प्रोसेस इन अ क्लोज सिस्टम। ये जो आइस मेल्ट करके वाटर बन रहा है, इसमें ये चीज इंप्लीमेंट नहीं होगा, इस पे ये लागू नहीं होगा। करेक्ट है, किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो मैं हर ट्रू एंड फॉल्स को बहुत डिटेल में जाकर के एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुपरफिशियली नहीं बता रहा हूं कि मान लो थोड़ा घूम करके भी क्वेश्चन आ जाए, कुछ और सेंटेंस भी यूज करे तो आप उसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, 11th नहीं पहले 10th, Q इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी साइक्लिक प्रोसेस। ये तो गलती हो गया ना, साइक्लिक प्रोसेस में हीट और वर्क तो होगा, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में जो पीवी ग्राफ में वो एरिया प्लॉट करता है, प्रेशर और वॉल्यूम वाले ग्राफ में जो वो फिगर बनाएगा, उस फिगर का जो भी एरिया होगा वही वर्क होगा, क्योंकि वर्क होता है पी एक्सटर्नल डीवी। तो प्रेशर के अगेंस्ट वॉल्यूम में जो चेंज आया वो तो एरिया हो गया, एरिया अंडर द कर्व हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि थर्मोडायनेमिक्स में अगर वो एरिया प्लॉट कर रहा है साइक्लिक प्रोसेस में, साइकिल में एक जगह से स्टार्ट होकर के दूसरे जगह से तीसरी जगह से वापस 1 पे पहुंचेगा ना, जहां से स्टार्ट हुआ था, तो कुछ ना कुछ एरिया तो होगा, तो वर्क होगा। और डेल्टा यू तो 0 होता है साइक्लिक में, क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से अगर वर्क हुआ है तो हीट तो होगा ही होगा, ये तो गलत हो गया। कितने बच्चों का सही है 10th वाला? द 10th स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। तो बहुत इजी है। अब नेक्स्ट वाला सोचिए, डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी साइक्लिक प्रोसेस, ये भी बहुत इजी है। 11th वाला, साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है बिल्कुल सही है, ट्रू होगा। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब जहां स्टार्ट किया था वापस वही पहुंच गए, धीरे धीरे गए फास्ट गए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 11 नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर लास्ट में मैं निशान लगा दूंगा कितने जो है हम लोगों ने सॉल्व कर लिए, कितने बाकी है, क्योंकि आगे पढ़ते वक्त बीच बीच में करते रहेंगे। A thermodynamic process is specified by specifying only initial and final states. कह रहा है कि प्रोसेस बताने के लिए बस इनिशियल और फाइनल स्टेट्स बता दिए जाए तो हम प्रोसेस समझ लेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसका प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर T1 था, और उसका वापस से सब कुछ होने के बाद प्रेशर P1 है, टेम्परेचर T1 है, वॉल्यूम V1 है, तो क्या प्रोसेस समझ लेंगे? अब हो सकता है उसने कोई प्रोसेस ही ना करा हो, और हो सकता है कि साइक्लिक प्रोसेस करा हो। तो केवल क्या इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट्स को देख करके हम प्रोसेस बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं, उसके पाथ को रिट्रेस करना पड़ेगा कि किस पाथ को फॉलो किया है, दूसरे से उसके स्टेप्स पे को कमेंट करना पड़ेगा कि धीरे धीरे प्रोसेस हुआ है, फास्ट हुआ है, सारी बातों को ध्यान में रखते हुए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये सेंटेंस क्या हो गया? A thermodynamic process is specified by specifying only initial and final states of system is incorrect। क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातों पे इसको हम फॉल्स कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ब्लंडर मिस्टेक है इसमें। चलिए नेक्स्ट, पीवी वर्क इज यूजुअली नेग्लिजिबल फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। यूजुअली लिखा है, 0 नहीं लिखा है, नेग्लिजिबल लिखा है। कौन इसको एक्सप्लेन कर सकता है?
स्टेटमेंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीवी वर्क इज यूजुअली नेग्लिजिबल फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। मैंने आपको थोड़ा हिंट ये भी बताया है कि सॉलिड लिक्विड के लिए सीपीएम, सीवीएम और सीएम सब सेम होता है। मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे उसको हीट दो 1 डिग्री से आगे जाने के लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम पर उसको हीट दो 1 डिग्री टेम्परेचर से अपग्रेड करने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मोलर हीट कैपेसिटी के बराबर आता है। तो ठीक है स्टेटमेंट। सॉलिड और लिक्विड में अगर कंप्रेशन, अगर प्रेशर लगाते भी हो तो ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उसका वॉल्यूम बिल्कुल कम नहीं होगा, होगा कम, लेकिन नेग्लिजिबल चेंज आएगा। या आपने गैसियस स्टेट में एंड्रयूज आइसोथर्म में देखा होगा। गैसियस स्टेट में जब एंड्रयूज आइसोथर्म पढ़ते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ, यहां पर प्रेशर में इतना चेंज करो, ये सब प्रेशर के चेंज है, तो भी वॉल्यूम में बहुत नेग्लिजिबल चेंज आता है। आ रही बात समझ में? एंड्रयूज आइसोथर्म आपने पढ़ा होगा ना, तो उसमें ये वाला जो ग्राफ है लिक्विड का होता है। तो लिक्विड में प्रेशर में इतने सारे वैल्यूज आ गए तो भी वॉल्यूम का एक ही वैल्यू आ रहा है, तो इसका मतलब प्रेशर को चेंज करने पर लिक्विड के वॉल्यूम में बहुत नेग्लिजिबल चेंज आता है, तो सॉलिड में तो और भी कम चेंज आएगा। तो इसलिए उसका पीवी प्रेशर लगाने पर भी उसके वॉल्यूम में क्योंकि मामूली चेंज आएगा, नेग्लिजिबल चेंज आएगा, तो जो वर्क कैलकुलेट होता है वो तो पी एक्सटर्नल डीवी होता है। आ रही बात समझ में? क्योंकि वर्क पी एक्सटर्नल डीवी होता है तो डीवी टेंडिंग टुवर्ड 0 है, तो वर्क टेंडिंग टुवर्ड 0 होगा। तो इसलिए लिखा हुआ है कि पीवी वर्क इज यूजुअली नेग्लिजिबल फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। तो ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू स्टेटमेंट है। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? कितने बच्चों को क्लियर लिखेंगे? और जिनको पहले से ही समझ में आ चुका था, इसके बारे में एनालाइज कर चुके थे, वो करेक्ट लिखेंगे। लिख करके बताइए। गोपाल गर्ग का करेक्ट है, श्रेय का करेक्ट है, महक अग्रवाल का करेक्ट है, ऋतुराज का करेक्ट है, सुशांत का करेक्ट है। रिपीट लिखा है एक बच्चे ने, अनमोल ने रिपीट लिखा है। फिर से बता देता हूं। मान लो तुमका एंड्रयूज आइसोथर्म नहीं भी आता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ये कह रहा हूं कि लिक्विड्स एंड सॉलिड्स आर ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल। ये तो आपने कहीं पढ़ा होगा, क्लास 9th में, 10th में, या कहीं पर एनसीईआरटी में पढ़ा होगा स्टेट्स ऑफ मैटर में, कि लिक्विड्स एंड सॉलिड्स आर ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल, गैसेस आर कंप्रेसिबल इन नेचर। लिक्विड्स और सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन गैस जो होते हैं वो कंप्रेसिबल होते हैं। गैस के ऊपर प्रेशर लगाने पर कंप्रेस होगा, फिर प्रेशर लगाने पर फिर कंप्रेस होगा। ऐसा करते करते एक समय आएगा जब प्रेशर बहुत ज्यादा लगाओगे तो कंप्रेस नहीं होगा, क्योंकि उसका जो Z होगा वो 1 से ज्यादा चला जाएगा। रियल गैस में पढ़ा है आपने। लेकिन इनिशियल लेवल पे प्रेशर लगाने पर कंप्रेस होता है गैस, लिक्विड्स और सॉलिड नहीं होता है। तो जब कंप्रेस नहीं होता है तो उसके वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। जब वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा तो वर्क नहीं होगा, क्योंकि वर्क थर्मोडायनेमिक्स में माइनस पी एक्सटर्नल डीवी होता है, डीवी 0 है तो वर्क 0 हो जाएगा। वही लिखा है कि पीवी वर्क इज नेग्लिजिबल। समझ में आ गया? ऋतुराज, अनमोल, ऋतुराज का तो सही था, अनमोल ने पूछा था ये। अब आगे देखिए, 4th, neither heat nor matter can enter or leave the system, the system must be isolated। अब इसमें देखो इसने क्या एरर कर दिया, ये तो कोई 2 मिनट बता देगा कि एक चीज के बारे में इन्होंने कमेंट ही नहीं किया, और वो चीज है वर्क। क्योंकि ये दोनों चीज तो एडियाबैटिक सिस्टम पे भी इंप्लीमेंट होता है। वर्क तो उनको डिस्टिंग्विश करता है। अगर वर्क हो रहा है तो एडियाबैटिक, वर्क भी नहीं हो रहा है तो आइसोलेटेड। तो इफ नाइदर हीट नॉर मैटर कैन एंटर और लीव अ सिस्टम, द सिस्टम मस्ट बी आइसोलेटेड। नहीं, ये वापस से मस्ट लिख दिया इन्होंने। मतलब कि अगर हीट और मैटर एंटर नहीं कर रहा है तो उसको आइसोलेटेड होना ही पड़ेगा, ऐसा लिख दिया है। एडियाबैटिक में भी तो दोनों नहीं होते, एडियाबैटिक में भी दोनों नहीं होते, लेकिन एडियाबैटिक में वर्क होता है, आइसोलेटेड में वर्क भी नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि इनकरेक्ट सेंटेंस हो गया। मस्ट वाले सेंटेंस पे थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। मस्ट का मतलब है कि केवल इसी पे ये चीज इंप्लीमेंट होगा। तो आप सोचेंगे कि क्या कहीं और हो सकता है? एक भी केस निकल गया, एक भी केस निकल गया तो फॉल्स हो जाएगा। तो थ्रू आउट द केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक में भी ऐसा बहुत आता है, मस्ट लिखा हुआ है या ऑलवेज लिखा हुआ है,
तो 90% केस में वो फॉल्स ही होगा, क्योंकि कोई ना कोई एक्सेप्शनल केस जरूर निकलेगा, कोई ना कोई एक्सेप्शनल केस जरूर निकलेगा। और यहां तो अपने को दिख ही गया। तो कितने बच्चों का सही है? 14th क्वेश्चन लिख करके बताइए जरा। ये कंपैरेटिवली बाकी के तुलना में थोड़ा इजी था, ये तो सब बच्चों का सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो जितने भी ट्रू एंड फॉल्स है, केवल ट्रू एंड फॉल्स लिख करके अपने को छोड़ना नहीं है, उसके पीछे मतलब ये जब कॉपी में लिखोगे तो उसके सारे माइन्यूट डिटेलिंग जरूर लिखना। जब तुम 12th में जाओगे और वापस से ट्रू एंड फॉल्स खोलोगे तो जो है कोई भी डिटेलिंग छूट गया तो वहां कंफ्यूज हो जाओगे कि फॉल्स क्यों है या ट्रू क्यों है। तो मैं बता देता हूं कौन कौन से हैं, कौन कौन से आपको सॉल्व करने हैं, कौन कौन से भी छोड़ने हैं। जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे वो हाथ के हाथ क्लास में सॉल्व करते जाएंगे। ये पहला वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ नहीं करना है, फिफ्थ नहीं करना है, सिक्स्थ नहीं करना है। ये वाला भी अपन रोक सकते हैं, फर्स्ट लॉ को जब और डिटेल में पढ़ लेंगे अच्छे तरह से, उसके क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर लेंगे तब। फिर उसके बाद ये वाला, ये सब। ठीक है, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। यू रिमेन्स कांस्टेंट इन एवरी आइसोथर्मल, एवरी लिख दिया है, सभी आइसोथर्मल में। आइस वाटर का एग्जांपल लेकर के उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देना खुद से। ठीक है, तो ये बीच के 4 सवाल केवल छोड़ने हैं, बाकी सब करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एक एक करके आपको बताना है। मतलब हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि आंसर आ गया तो आप आगे बढ़ गए। थर्मोडायनेमिक्स ऐसा चैप्टर नहीं है, वो तो आयनिक था, केमिकल था, क्योंकि उसमें जो है आप केवल न्यूमेरिकल का आंसर निकालते हो, आंसर आ गया तो आगे बढ़ जाते हो। ये एक फिलोसॉफिकल चैप्टर है, इसमें कॉन्सेप्ट, उसकी फिलोसफी क्लियर होनी चाहिए, उसके स्टेटमेंट का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो क्वेश्चन 2 में किसी बच्चे को डाउट है? छोटे से छोटे डाउट को भी जितना आप क्लियर करेंगे उतने चैप्टर को डेप्थ में जा पाएंगे, उतना उसको समझ पाएंगे, लंबे समय तक याद रहेगा और फिजिक्स में भी बहुत हेल्प मिलेगा। यस लिख सकते हैं इसका मतलब, या करेक्ट लिख सकते हैं इसका मतलब आता है। कोई भी बच्चा अगर डाउट लिखता है 2 डाउट, तो अपन समझेंगे सेकंड क्वेश्चन को हमें बताना है, वरना हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। सभी बच्चे करेक्ट लिख रहे हैं, एक बच्चे ने लिखा है डाउट, प्रियांश ने लिखा है और निखिल ने लिखा है, महक का करेक्ट है। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन, फॉर अ हाइपोथेटिकल सिस्टम कंसीडर दीज कंडीशंस। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, जितने बार आप सुनते हो उतना परफेक्ट होता है आपके दिमाग में थर्मोडायनेमिक्स के जो पोस्टुलेट्स है, कि जब सिस्टम पे वर्क करते हैं पॉजिटिव वर्क, उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ने में मदद मिलता है। जब सिस्टम वर्क करता है तो नेगेटिव वर्क, उसकी खुद की एनर्जी मतलब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करती है। सिस्टम को आप हीट देते हो, पॉजिटिव हीट, इंटरनल बढ़ने में हेल्प होता है। सिस्टम हीट रिलीज करता है, नेगेटिव हीट, इंटरनल घटता है। तो वही क्वेश्चन उसी के ऊपर है, हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम, हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम। सिस्टम को अगर हीट देते हो, सामने वाला वर्क के बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहा है, लेकिन सिस्टम को अगर हीट दे रहे हो तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। एक बैंक में पैसा जब गवर्नमेंट फंड से जमा होगा, फिर उसको एक हफ्ते बाद डिस्ट्रीब्यूट करना है। सिस्टम को आपने हीट दिया, हीट उसके बैंक में जाकर के स्टोर हो गया, तो उसका बैंक बैलेंस बढ़ गया, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। फिर भले ही वो उसके लिए वर्क करे, दैट इज अ डिफरेंट इशू, लेकिन तुरंत हीट देने की वजह से, तुरंत पैसा जमा होने की वजह से उसका बैंक बैलेंस तो बढ़ा, तो तुरंत हीट देने की वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी तो इंक्रीज हुई। फिर भले बाद में वो वर्क करे, दैट इज अ डिफरेंट इशू। तो इंक्रीज वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब लोगों ने टैक्स जमा किए वर्क के फॉर्म में, और वो गवर्नमेंट फंड में जाना है, वो वापस से जिस दिन लोगों ने टैक्स जमा किए उस दिन वो डिपॉजिट नहीं करेगा, हर वीकली मंडे को होता है मान लो, तो ये सब फ्राइडे को हो रहा है, तो फ्राइडे से मंडे तक तो उसके अंदर रहेगा ना एनर्जी वर्क के फॉर्म में। वर्क इज ऑल्सो अ गुड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब है सिस्टम पे वर्क करोगे तो इंटरनल बढ़ेगा,
फिर बाद में हो सकता है कि वो हीट रिलीज करे, दैट इज अ डिफरेंट इशू, लेकिन इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा, वर्क करने पर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। और ये अलग केस हो गया, सर्कल कर देता हूं यहां पर। अब सिस्टम वर्क कर रहा है, बैंक में कहीं से फंड नहीं आया, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो बैंक की जो फंड वैल्यू थी वो डिक्रीज करेगी, तो यहां इंटरनल एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। हीट ट्रांसफर टू द सराउंडिंग, अच्छा टू द सराउंडिंग है, अगर हीट सराउंडिंग में ट्रांसफर कर रहा है, अगर सिस्टम जो है हीट बाहर फेंक रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, वही बात हो गई कि बैंक का जो पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, गवर्नमेंट फंड्स की तरफ जा रहे हैं, तो बैंक बैलेंस कम होगा, तो यहां पर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी, यहां पर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी, यहां पर डिक्रीज करेगी। ये टू और बाई में बहुत, टू द सराउंडिंग लिखा हुआ है, टू द सिस्टम ने, हीट ट्रांसफर टू द सराउंडिंग है, मैंने सिस्टम देख लेते गलती से, सराउंडिंग पे हीट जाएगा तो इंटरनल घट जाएगा। तो समझ में आ गया क्या? दो तीन बच्चों को जिन्होंने डाउट पूछा था, नाम मुझे याद नहीं है, लिख के बता दीजिए जल्दी से। धारिया और निखिल, हाँ क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी बच्चे को? थर्ड कॉमा डाउट लिख दो। थोड़ा अपन स्लो स्पीड से चल रहे हैं, क्योंकि जो थ्योरी वाले सवाल होते हैं उसमें बहुत सारे हिडन फैक्ट्स रहते हैं। न्यूमेरिकल तो सॉल्व हो जाएगा, उसमें कुछ हिडन फैक्ट्स भी नहीं होगा, थ्योरी वाले सवाल में मिलते हैं। थर्ड सवाल में कोई डाउट कि क्लियर है सबको? रौनक जैन ने पूछा है थर्ड में, उसको डाउट है। अ वेल स्टॉपर्ड, इतना लिखना काफी है, वेल स्टॉपर्ड लिख दिया है। वर्क के बारे में कोई कमेंट नहीं किया है, तो वर्क तो हुआ नहीं होगा, क्योंकि वर्क हुआ होगा तो बताते हैं वो किस तरह का वर्क। एक थर्मस में कुछ भी रखा हुआ है, थर्मस को मूव करो तो वर्क मानेंगे उसको, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो वर्क को तो अपन मान ही नहीं रहे। वेल स्टॉपर्ड है मतलब अच्छे तरह से, एक तो थर्मस वर्ड यूज कर दिया है, और ऊपर का स्टॉपर बिल्कुल बंद है, और कुछ भी स्टरर का जिक्र नहीं किया। स्टरर मतलब जिसके अंदर एक स्पून ऐड करके उसको घुमा सकता है, ऐसा कोई जिक्र नहीं किया है। तो वेल स्टॉपर्ड थर्मस फ्लास्क का मतलब है सारी चीजें बिल्कुल कन्फाइंड है, हीट बाहर नहीं जा सकता, मैटर नहीं जा सकता। वर्क के बारे में कमेंट ही नहीं कर रहा, तो मान के चल रहे हैं वर्क नहीं हो रहा होगा। जब ये तीनों चीजें हो जाती है तो अपन उसको आइसोलेटेड सिस्टम के कैटेगरी में रख देते हैं। तो द बेस्ट आंसर इज आइसोलेटेड सिस्टम। वैसे भी जब दोनों नहीं जा रहे हैं तो उसको क्लोज्ड कैसे बोल सकते हैं, ओपन कैसे बोल सकते हैं? आ रही बात समझ में? आइसोलेटेड सिस्टम इसको बोल सकते हैं। वो भले ही आईआईटी जेई का सिस्टम ना हो, क्योंकि हमारे सिस्टम में गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन सिस्टम तो हो सकता है। सिस्टम कैन बी एनीथिंग विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। तो किसी को जिनको डाउट था, रौनक जैन को डाउट था, क्लियर हो गया? लिख करके बताइए। ठीक है, आगे फोर्थ क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी बच्चे को? फोर्थ क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन जेई मेंस में आता है, मतलब है तो बेसिक, बाकी जिसको बिल्कुल फंडामेंटल नहीं पता, केवल फॉर्मूले याद करके क्वेश्चन करता है, उसको अटक सकता है वो। मतलब 10 में से 9 बच्चे तो कर लेंगे इस क्वेश्चन को। इंटरनल एनर्जी चेंज व्हेन सिस्टम गोज फ्रॉम ए टू बी इज +40 इफ सिस्टम गोज फ्रॉम ए टू बी बाय रिवर्सिबल पाथ, मतलब धीरे धीरे, एंड रिटर्न्स टू स्टेट ए बाय रिवर्सिबल पाथ, व्हाट वुड बी द नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी? तो ऑब्वियस सी बात है जीरो होगा। ए से बी तुम कैसे भी जाओ, रिवर्सिबल पाथ से गए ऐसे दिखाया जाएगा, और इरिवर्सिबल पाथ से आए तो ऐसे दिखाया जाएगा। ऐसे डॉटेड क्यों? तो कल मैंने बताया था कि रिवर्सिबल के लिए प्रॉपर सिस्टमैटिक ग्राफ बना सकते हो, इरिवर्सिबल के लिए कुछ पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हो बस, फिर उनको जोड़ करके वर्क वगैरह तो निकाल सकते हो, लेकिन ट्रू सेंस में हर प्रेशर पे वॉल्यूम क्या था नहीं बता सकते। तो रिवर्सिबली गए, इरिवर्सिबली आए, पहुंचे तो यहीं पर, तो स्टेट फंक्शन है, तो नेट आंसर जीरो होगा। कितने बच्चों को क्लियर है? इजी क्वेश्चन है वैसे तो ये। करेक्ट लिख के बता दीजिए, करेक्ट है तो करेक्ट है। ऋतुराज, गोपाल गर्ग, निखिल, जूजर, धारिया, सनील, कुश, नतानी, सब बच्चों का क्लियर है, क्रिश का भी क्लियर है। चलिए ये पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है फिफ्थ में। फिफ्थ में बच्चे थोड़े बहुत अटकते हैं, यहां देखते हैं कितने बच्चों ने इस सवाल को एनालाइज किया होगा, सॉल्व किया होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, एक्स से डब्ल्यू गए, डब्ल्यू से जेड गए, जेड से वापस एक्स पे आ गए, बहुत अच्छी बात है। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम इसको रिवर्सिबल बोलना चाहते हैं, आइसोकोरिक तो गलत है।
आइसोकोरिक क्यों गलत है? आइसोकोरिक इसलिए गलत है क्योंकि इसमें तो लास्ट में जाकर के प्रेशर भी और टेम्परेचर भी सेम हो जा रहा है, तो आइसोकोरिक कैसे कह सकते हैं? कुछ लोग इसमें कहते हैं कि हम इसको रिवर्सिबल बोलना चाहते हैं, गलत है बिल्कुल। रिवर्सिबल आप नहीं बोल सकते क्योंकि यहां पर ऐसा कहां बोला है कि एक्स से डब्ल्यू जाते वक्त ग्रेजुअली प्रेशर को इंक्रीज किया गया है। वैसे भी जब तक थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में जब तक क्वेश्चन बनाने वाला रिवर्सिबल वर्ड यूज ना कर दे, हम उसको रिवर्सिबल मानते ही नहीं है। फिजिक्स में सारे क्वेश्चन रिवर्सिबल के होते हैं और केमिस्ट्री में जब तक रिवर्सिबल लिखता नहीं उसको रिवर्सिबल कंसीडर नहीं करते हैं। या तो लिखे रहे स्लो प्रोसेस, ग्रेजुअली प्रेशर इंक्रीज, ये सारी बातें रिवर्सिबिलिटी को दर्शाता है। बाकी उसको रिवर्सिबल, आईआईटी के क्वेश्चन में रिवर्सिबल लिखा होना चाहिए, वर्ड बाय वर्ड लिखा होना चाहिए, तभी उसको रिवर्सिबल माना जाएगा। इसलिए रिवर्सिबल गलत है और डी गलत है। बहुत सारे बच्चे सी और बी में कंफ्यूज रहते हैं। अब रिवर्सिबल का तो कंफ्यूजन ही क्लियर हो गया ना कि रिवर्सिबल है कि इररिवर्सिबल है, ये कैसे जज करेंगे? हाँ, ये कह सकते हैं कि साइक्लिक है, इसलिए ये गलत हो गया। रिवर्सिबल या इररिवर्सिबल के लिए कमेंट ही नहीं कर सकते कि स्लो प्रोसेस है कि फास्ट प्रोसेस है, तो वो वाला ऑप्शन क्यों चूज करेंगे जब सिंगल चॉइस क्वेश्चन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, साइक्लिक बिल्कुल परफेक्ट होगा क्योंकि जहां पर था वापस वहीं पर आ गया, कैसे भी आए, जहां पर था वहीं पर आ गया, तो कैसे भी आए इसको हम लोग साइक्लिक जरूर बोल सकते हैं। कितने बच्चों का करेक्ट और कितने बच्चों का क्लियर है, लिख के बताइए जरा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? एक बच्चे ने कहा मल्टी करेक्ट में आइसोकोरिक क्यों नहीं? आइसोकोरिक नहीं कह सकते, चेंज हो रहा है इसका वॉल्यूम, यहां पर जाके सेम हुआ तो टेम्परेचर भी सेम है, प्रेशर भी सेम है, फिर आइसोथर्मल भी बोल दो, आइसोबारिक भी बोल दो, साइक्लिक बोल सकते हैं। परफेक्ट आंसर इसका साइक्लिक है, बाकी कुछ भी नहीं बोल सकते। रिवर्सिबल इररिवर्सिबल, रिवर्सिबल लिखा नहीं तो रिवर्सिबल मान नहीं सकते, इररिवर्सिबल मान लेंगे लेकिन रिवर्सिबल कंसीडर नहीं कर सकते जब तक लिखा ना हो वर्ड बाय वर्ड। क्लियर हो गया सब बच्चों को? ठीक है। अगर मल्टी में कुछ बच्चे कहते हैं कि हम इसमें ए में लगा देंगे, तो गलत है क्योंकि केमिस्ट्री में रिवर्सिबल लिखा होना चाहिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं आइसोकोरिक पे लगा देंगे, नहीं, वॉल्यूम बीच में चेंज हो रहा है तो आइसोकोरिक भी नहीं लगा सकते। अगर ये मल्टी में भी आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आता है, तो बी ही इसका आंसर होगा। चलिए, 2015 में आईआईटी में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे मल्टीपल चॉइस में, 2-3-4 क्वेश्चन आए थे मल्टीपल चॉइस में जिसके एक ही आंसर करेक्ट था, तो कंफ्यूज करने के लिए कई बार आता है। स्टूडेंट सोचता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक आंसर कैसे हो सकता है, लेकिन होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है लेकिन क्यों लिखा रहता है वन और मोर देन वन में भी करेक्ट। चलिए, ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं, यहां पर काफी बच्चों ने इसको कर दिया, ये अच्छी बात है। 6th 7th ये तो इजी है, कोई डाउट किसी को है तो पूछ ले। 6th और 7th में चैट बॉक्स में नंबर लिख दे, 6th वाला बताना है, 7th वाला बताना है। अभी 6th 7th कर रहे हैं, बताओ केवल। करेक्ट ही, इसमें किसी को डाउट नहीं है, बोथ आर करेक्ट, नो डाउट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में कोई डाउट है क्या? इसमें कई बार रहता है, इसमें कुछ जानने वाली बात भी है। यशराज को 6th में डाउट है। 6th में क्यों डाउट है? विच इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है? हीट स्टेट फंक्शन नहीं है, ये तो बता पढ़ा चुका हूं ना। हीट और वर्क स्टेट फंक्शन नहीं है, बाकी टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिव्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है। केवल थर्मोडायनामिक स्टेट्स पे डिपेंड करता है, हीट और वर्क पाथ पे भी डिपेंड करता है। इजी क्वेश्चन है, समझ में आ गया क्या? एक बच्चे ने पूछा था 6th क्वेश्चन, लिख के बता दीजिए। ठीक है, 8th बता दो क्योंकि 8th में भी कुछ सीखने लायक क्वेश्चन है, वो है तो इजी लेकिन थोड़ा सीखने लायक क्वेश्चन है वो। 8th में कितने बच्चों को डाउट है, वो 8th चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। 8th मिहिका को डाउट है, एक बच्चे को विस्कोसिटी में भी डाउट है, मतलब 7th में डाउट है। विस्कोसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, विस्कोसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो विस्कोसिटी है। एक स्विमिंग पूल में पानी है और एक बाल्टी में पानी है, पानी को महसूस करो, स्विमिंग पूल में करो चाहे बाल्टी में करो, विस्कोसिटी सेम होगा। अब एक टब में
तेल भर लो, उसको महसूस करो, फर्क आएगा। तो विस्कोसिटी हुआ ना वो। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, दैट इज विस्कोसिटी। फिजिक्स में आप पढ़ोगे, जीपीएम में, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो पानी थोड़ा सा हो चाहे पानी बहुत ज्यादा हो, लाइट का स्पीड पानी में कम होगा, उसका इस बात से कोई मतलब नहीं है कि पानी को आपने बाल्टी में लिया है, स्विमिंग पूल में लिया है। विस्कोसिटी भी वही चीज है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। विस्कोसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, pH, all these are intensive properties. Any doubt? क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में क्लियर कर दीजिए एक बार। 7 में आप लिख करके बता दीजिए नो डाउट। जितने भी बच्चों को डाउट नहीं है तो अपन आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये जो 7th क्वेश्चन है ये देखने में तो बहुत इजी है, सब बच्चे कर भी लेंगे। यहां पर गलत कर गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन तो मतलब एग्जाम में आते ही, अपने टेस्ट में भी आएंगे जब टेस्ट होगा, इसमें गलती नहीं कर सकते। ठीक है। एक बच्चे ने लिखा है ऑयल इज मोर विस्कस देन वाटर। बिल्कुल सही है। अगर कहा जाए कि आपको स्विमिंग पूल में तेल मिला देते हैं और उसमें जो है आपको दौड़ना है, तो आप नहीं दौड़ पाएंगे। पानी में तब भी दौड़ लेंगे, स्विम कर लेंगे। तो वही चीज है, विस्कोसिटी ज्यादा है। फिजिक्स में आप पढ़ोगे फिर। बहरहाल विस्कोसिटी जो है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। चलिए 8th क्वेश्चन देख लीजिए। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का रिएक्शन अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किया जाए तो यहां पर बनेगा सोडियम क्लोराइड H2O और NH3 गैस। पहली बात तो रिएक्शन को रटो मत, इसके कंसेप्ट को समझो। इनऑर्गेनिक का बहुत ही फेमस रिएक्शन है। इन जनरल बता रहा हूं मैं, रिएक्शन मत रटिए। किसी भी अमोनियम सॉल्ट का, किसी भी अमोनियम सॉल्ट का, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम कार्बोनेट, any ammonium salt, if any ammonium salt is treated with any base, किसी भी अमोनियम सॉल्ट का किसी भी बेस के साथ रिएक्शन किया जाए तो अमोनिया गैस रिलीज होता है। अगर कोई स्टूडेंट स्कूल जाना स्टार्ट कर चुका है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री थोड़ा बहुत करा है, तो सॉल्ट एनालिसिस करा होगा या 10th क्लास में करा होगा सॉल्ट एनालिसिस, तो सबसे बेसिक टेस्ट करवाते हैं ये। अमोनियम सॉल्ट का रिएक्शन बेस के साथ करने पर अमोनिया गैस, स्पंजेंट स्मेलिंग अमोनिया गैस निकलता है, जो कि बेसिक नेचर का होता है। लिटमस सॉल्यूशन या लिटमस पेपर के कलर को रेड से ब्लू कर देता है, क्योंकि अमोनिया गैस वाटर से H+ आयंस को बाहर निकाल लेता है। NH4+ बनने के लिए OH के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देता है, बेसिक हो जाता है सॉल्यूशन। तो ये तो ओपन सिस्टम हो गया ना, क्योंकि यहां कहां लिखा है कि टेस्ट ट्यूब जो हमने बंद किया है। जब तक लिखेंगे नहीं तो हम मानेंगे टेस्ट ट्यूब ओपन है। तो टेस्ट ट्यूब अगर खुला हुआ है तो जो अमोनिया गैस बन रहा है वो तो बाहर जा रहा है, तो मास तो बाहर चला जा रहा है, मैटर बाहर जा रहा है। अमोनिया गैस अपने साथ एनर्जी भी लेकर के जा रहा है, और एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो उसके ऊपर लग ही रहा है, लेकिन उसके बावजूद गैस बाहर जा रहा है। तो वर्क के ऊपर भी कमेंट कर सकते हैं कि सिस्टम सराउंडिंग के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, तो वर्क भी हो रहा है, मैटर भी फ्लो कर रहा है, एनर्जी भी फ्लो कर रहा है। तो ये जो है ओपन सिस्टम का एग्जांपल हो गया। ठीक है, जो कि मैंने कहा था कि ओपन सिस्टम में कभी कोई ऐसा डायरेक्ट बहुत बड़ा न्यूमेरिकल वगैरह नहीं बनेगा, लेकिन ऐसे छोटे मोटे बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा ओपन है कौन सा क्लोज्ड है। थर्मस वाला आइसोलेटेड था और ये वाला ओपन सिस्टम हो जाएगा। बाकी ये आपको याद रखना है, किसी भी अमोनियम सॉल्ट का रिएक्शन किसी भी बेस के साथ करने पर अमोनिया गैस बनता है। अमोनिया गैस का वेपर डेंसिटी, ये बड़ी बात है, अमोनिया गैस का वेपर डेंसिटी 8.5 होता है और एयर का एवरेज वेपर डेंसिटी 14.4 होता है। एयर में, हवा में अप्रोक्सीमेटली 20% बाय वॉल्यूम ऑक्सीजन और 80% बाय वॉल्यूम नाइट्रोजन होता है अप्रोक्सीमेटली। परसेंटेज बाय वॉल्यूम परसेंटेज बाय मोल की इक्वल होगा कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस पर।
एमेगट लॉ है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम परसेंटेज बाय मोल की इक्वल होगा। तो नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन 0.8 होगा और ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन 0.2 होगा। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट या एवरेज वेपर डेंसिटी निकालने के लिए मोल कंसेप्ट में चले गए आप, 0.8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 14 से, 0.2 को करना पड़ेगा 16 से, ऐड करेंगे 14.4 आएगा। हवा से अमोनिया का वेपर डेंसिटी कम है तो बाहर जाएगा, वो अमोनिया गैस बाहर जाएगा, अंदर नहीं रहेगा, ये भी बात है इसमें, इसलिए ओपन सिस्टम। कितने बच्चों को क्लियर हो गया? मतलब काफी बच्चों ने इसको करेक्ट कर दिया होगा, आंसर सी लगा दिया होगा, लेकिन एक्चुअली में इसके आंसर को सी लगाने के पीछे जो रीजन है वो मैंने बताया आपको। कितने बच्चों को क्लियर है? यश राज को क्लियर है, बाकी सुहानी का करेक्ट है, मिहिका का करेक्ट है, आदित्य यादव का करेक्ट है, काफी बच्चों का करेक्ट है, ठीक है। प्रणव ने लिखा क्वेश्चन नंबर 7 में डी होगा, बिल्कुल डी होगा, बाकी दोनों तो होते ही है, बाकी दोनों तो इंटेंसिव होते ही है। तो विस्कोसिटी में डाउट था तो क्लियर हो गया, क्योंकि विस्कोसिटी भी इंटेंसिव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहां तक कर लिया हम लोगों ने? 8 तक कर लिया, 9th, ये भी वही क्वेश्चन हो गया 9th, और इसमें 4th में कोई डिफरेंस नहीं रहा। A system is changed from state A to state B by one path and from B to A by another path. पाथ फंक्शन है ही नहीं इंटरनल एनर्जी, तो उसका सम करोगे तो 0 आएगा। करेक्ट लिख करके बता दो। 10th अच्छा क्वेश्चन है, सब बच्चे उलझ जाते हैं, बाकी इसमें भी कोई दम वाली बात नहीं है। आइसोथर्मल लिखा हुआ है, आइडियल गैस लिखा हुआ है, तो आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होता है, और आइसोथर्मल लिखा है तो dt 0 होगा, तो डेल्टा U 0 हो जाएगा। कुछ भी सॉल्व नहीं करना आपको, इट इज नॉट अ न्यूमेरिकल, इट इज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। कितने बच्चों का 9th और 10th क्वेश्चन करेक्ट है बता दीजिए लिख करके। कोई डाउट है तो दोबारा भी पूछ सकते हैं। आइसोथर्मल लिखा हुआ है, आइडियल गैस लिखा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, सभी बच्चों का करेक्ट है। 9th और 10th क्वेश्चन बोथ आर करेक्ट। ओके, now the actual questions are starting. Numericals 11th and 12th. First question number 11. A heat engine carries 1 mole of an ideal monoatomic gas around the cycle as shown in the figure. The amount of heat added in the process AB and heat removed in the process CA. ए बी में हीट ऐड हुआ, ऐसा क्यों बोल रहा है पहले समझ लो। ए बी में हीट ऐड हुआ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां पर कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर बढ़ रहा है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर तभी बढ़ेगा जब टेम्परेचर बढ़ाओगे। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मोल्स, गैलुसिक लॉ है। बिना गर्म करे, जब तक गर्म नहीं करोगे टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, तो गर्म कर रहे हो टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। और सी से ए में इसका वॉल्यूम घट रहा है, प्रेशर कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ, कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम तभी घटेगा जब गैस ठंडा होगा। अब गैस ठंडा होगा मतलब उसका टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम कब होगा? जब उसको आप ऐसे सराउंडिंग में रखोगे जो उसके कंपैरिजन में लो टेम्परेचर पे, तो हीट फ्लो कर जाएगा। हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो कर जाता है, उसका टेम्परेचर गिर जाएगा, इसमें से हीट इधर हीट सराउंडिंग में जाएगा और इधर हीट सिस्टम में जाएगा। तो अमाउंट ऑफ हीट एडेड इन द प्रोसेस ए बी एंड हीट रिमूव्ड इन द प्रोसेस सी ए। ए बी में कितना हीट ऐड किया है ये आपसे पूछा है, तो देख लीजिए। ए से बी जाते वक्त कोई वर्क नहीं हो रहा है, ए से बी जाते वक्त कोई वर्क नहीं हो रहा है, ये सब भी छोड़ो, यहां देखो कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब कोई हीट पूछता है तो अपन एन सीवीएम डीटी करते हैं, और कांस्टेंट प्रेशर पे जब कोई हीट पूछता है तो हम एन सीपीएम डीटी करते हैं। ये है ना क्वेश्चन, एक बार हीट पूछा कांस्टेंट वॉल्यूम पर और एक बार हीट पूछा कांस्टेंट प्रेशर पे, तो उलझने की जरूरत नहीं है, उसको डायरेक्टली सॉल्व करिए। कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एन सीवीएम डीटी होता है, जो कि डेल्टा यू भी होता है, जो कि होगा ही, क्योंकि थर्मो के फर्स्ट लॉ से यहाँ पर वर्क हो नहीं रहा है,
हीट और डेल्टा यू सेम होगा। तो सीवीएम कौन सा गैस है ये? मोनो एटॉमिक गैस। कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था, सीवी इज इक्वल टू आर अपॉन गामा -1, और गामा की वैल्यू बताई थी 5/3, 7/5, 4/3। यहाँ 5/3 पुट करोगे तो 3/2 आ जाएगा। तो मोनो एटॉमिक गैस का सीवी होता है 3/2R। और एक फॉर्मूला बताया था सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। तो सीपी तुम्हारा हो जाएगा सीवी प्लस आर, दैट इज सीपी तुम्हारा हो जाएगा 5/2R। तो जो सीवी की वैल्यू है इस पे आर जोड़ दोगे तो सीपी की वैल्यू आ जाएगी, बस सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। एन के जगह पे 1 लिख दो, सीवी के जगह पे 3/2R रख दो, और डेल्टा टी टेम्परेचर का डिफरेंस पुट कर दो। वहां पर यहां पर 300 पुट करोगे और यहां पर -150 पुट करोगे, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर कम हो रहा है, और dt का मतलब होता है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो अपने आंसर आ जाएंगे, क्योंकि यहां पर जो हीट रिमूव्ड बोल दिया है, कितना हीट हट रहा है, मतलब क्वेश्चन बनाने वाले ने पहले से ही बोल दिया कितना हीट हट रहा है। यहाँ पर साइन का काम खत्म हो गया, आप केवल मैग्नीट्यूड बता दीजिए, दोनों जगह पे केवल क्या बता दीजिए, मैग्नीट्यूड। अगर बोलता कि सी ए में हीट बताओ तो माइनस के साथ आंसर देते, वहां पर माइनस साइन का यूज था, माइनस साइन ये बताता कि हीट रिलीज हो रहा है, लेकिन हीट रिमूव्ड बोल ही दिया है ना, तो यहाँ पर आंसर आप प्लस साइन के साथ देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस में। कितने बच्चों को 11th क्वेश्चन खुद से कर लिया उन्होंने, करेक्ट लिख के बताइए। अभी समझ में आया तो क्लियर लिख दीजिए, और डाउट है तो फिर से पूछिए। क्लियर है? इसमें साइन वाला चीज क्लॉज थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि इसने हीट रिलीज बोल ही दिया है, तो इसलिए साइन का कोई महत्व नहीं रहा। अगर हीट बोला होता तो मैं साइन जरूर लगाता, अगर इन्होंने हीट बोला होता फाइंड आउट हीट, तो मैं साइन जरूर लगाता, क्योंकि वहां पर माइनस साइन का यूज होता कि जो चेक कर रहा है आपका आंसर, जो पढ़ रहा है आंसर, वो समझेगा कि नहीं इन्होंने माइनस साइन लगाया है, इसका मतलब हीट रिलीज हो रहा होगा। ठीक है, इट वॉज अ गुड क्वेश्चन। जनरली बच्चों ने जो है क्लियर या करेक्ट लिखा है। व्हाट इज QBC? एक बच्चे ने लिखा है QBC। QBC कैलकुलेट करने के लिए पूरे साइकिल का अपने को निकालना पड़ेगा डेल्टा यू। ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है अभी, अभी उसके लिए आपको और पढ़ना पड़ेगा। वो जो BC वाला प्रोसेस है वो है आइसोथर्मल। चलिए आगे देखते हैं। जनरली वो वही पूछेगा जो उस क्वेश्चन में कैलकुलेट हो सकता है, रैंडम नहीं पूछेगा। 12th क्वेश्चन, a thermodynamic process is shown in the following figure. The pressure and volume corresponding to the corresponding to some point in the figure are. In the process AB, 600 joules of heat is added to the system. A से B जाते वक्त तुमने सिस्टम को 600 जूल का हीट दिया, तो लिखो प्लस 600। ठीक है, ए से बी जो है वर्क 0 होगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ए से बी डेल्टा यू जो है वो तुम्हारा हो जाएगा प्लस 600, क्योंकि थर्मो के फर्स्ट लॉ से वर्क किया नहीं, हीट सप्लाई किया, तो डेल्टा यू बढ़ जाएगा। अब बी से सी जाते हैं, बी से सी का वर्क निकालते हैं। वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल, बी पॉइंट पे प्रेशर कितना है, बी पॉइंट पे प्रेशर ये है 8 × 10⁴। पी मतलब पास्कल, पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, सी पॉइंट पर वॉल्यूम माइनस बी पॉइंट पर वॉल्यूम। सी पॉइंट पर वॉल्यूम कितना है, ए डी पॉइंट पे वॉल्यूम के बराबर, ये वाला वॉल्यूम सेम होगा, ये वाला वॉल्यूम सेम होगा। तो 5 - 2, 3 × 10⁻³ दैट इज वर्क इज इक्वल टू -240। तो साइन एक बार चेक भी कर लिया करो कि सही जा रहे हो कि नहीं। वर्क नेगेटिव होना भी चाहिए, क्योंकि एक्सपेंशन वर्क हो रही है। वर्क तुम्हारा हो गया -240, वर्क -240 हो गया, और हीट कितना दिया तुमने, हीट दिया 200। तो थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से वर्क प्लस हीट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो गया -40, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो गया -40, यहां पर प्लस 600 हो गया,
और यहाँ पर -40 हो गया। अब देखिए स्टेट फंक्शन का यूज, हम लोग बार बार बोलते हैं स्टेट फंक्शन, उसकी एप्लीकेशन, यूटिलिटी देखिए, ए से सी का डेल्टा यू, द इंटरनल एनर्जी चेंज बिटवीन ए टू सी इज इक्वल टू, ए से सी वाले प्रोसेस का डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा यू ऑफ ए से बी वाला प्रोसेस प्लस डेल्टा यू ऑफ बी से सी वाला प्रोसेस। क्यों? क्योंकि स्टेट फंक्शन है ये, पाथ डिपेंडेंट नहीं है। तुम सीधे ए से सी में चले जाओ या ए से बी जाओ और बी से सी जाओ, इंटरनल एनर्जी को फर्क नहीं पड़ता, इंटरनल एनर्जी का आंसर सेम आएगा। केवल इंटरनल एनर्जी नहीं, जितने भी स्टेट फंक्शंस है उसका आंसर सेम आएगा, क्योंकि ये पाथ डिपेंडेंट नहीं होते हैं। वो कि तुम ए से बी गए और बी से सी गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधे ए से सी जाओगे तो भी उसका आंसर वही आएगा। तो इसका मतलब है कि ए से सी का इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस 600 माइनस 40 इज इक्वल टू प्लस 560 होगा। एक और तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूं, देखिए ये वाला इंटरनल एनर्जी है 600, ये वाला इंटरनल एनर्जी है -40, और सी से ए वाला, मतलब पूरा साइकिल कंप्लीट करो, ऐसे ऐसे और ऐसे, इसका है प्लस 600 और इसका है -40 और इसका x मान लो, सम 0 होना चाहिए। साइक्लिक में एरो देखा करो, ऐसे ऐसे और ऐसे, एरो प्रॉपर होने चाहिए जैसा वेक्टर में भी करते हैं। तो प्लस 600 -40 प्लस x इज इक्वल टू 0। 0 क्यों? क्योंकि जहां स्टार्ट किया वापस वहीं पर आ गए, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, तो x तुम्हारा हो जाएगा -560। तो C से A आने का जो इंटरनल एनर्जी है वो है तुम्हारा -560, तो A से C जाने का हो जाएगा +560, क्योंकि स्टेट फंक्शन है। अगर इधर से इधर जाने का आंसर माइनस में, तो इधर से वापस इधर आने का आंसर प्लस में हो जाएगा। तो कैसे भी सॉल्व कर दो इसका आंसर आ सकता है। बाकी पहला वाला अप्लाई करना सीखिए, क्योंकि स्टेट फंक्शन की यूटिलिटी यही है। स्टेट फंक्शन की खासियत है कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो ए से सी में सीधे जाओ या ए से पहले बी में जाओ और बी से फिर सी में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बार इंटरनल एनर्जी चेंज का आंसर सेम आएगा। कितने बच्चों का करेक्ट है? कितने बच्चों को क्लियर है? कितने स्टूडेंट्स को अभी भी डाउट है? पूछ सकते हैं वो लोग। करेक्ट बता रहे हैं कई बच्चे, क्लियर है कुछ बच्चों को। महक, आरुषि का करेक्ट है, महक का करेक्ट है। अंशुल ने एक बार वापस से रिपीट करने के लिए बोला है। अंश ने कहा 80% क्लियर है, 100% क्लियर होना चाहिए। वापस से देखिए, 100% क्लियर होना चाहिए, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ए से बी वर्क 0 होगा क्योंकि वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा है, और थर्मो के फर्स्ट लॉ से वर्क प्लस हीट इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो वर्क नहीं हो रहा है, हीट दे रहे हो 600, तो डेल्टा यू तुम्हारा हो जाएगा 600। बी से सी वर्क कैलकुलेट किया -p एक्सटर्नल डीवी से, ये SI यूनिट है, ये SI यूनिट है, सीधे जूल्स में आंसर आएगा। तो वर्क वाला तो समझ में आ गया होगा आपको, -240। तो वर्क और हीट दिया 200 इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो डेल्टा यू तुम्हारा हो गया कितना? -40। तो यहां पर जो डेल्टा यू है वो है +600 और यहां पर डेल्टा यू है -40। ये वाला डेल्टा यू एक्स मान लो, तुम्हें थर्ड वाले प्रोसीजर से बता दे रहा हूं, उससे इजी लगेगा। तो ए से बी, बी से सी और सी से वापस से ए, अगर मान लो ये एरो इधर भी नहीं ऐसा है, तो +600 -40 और इसको x मान लो, सम 0 आना चाहिए, साइक्लिक प्रोसेस बना दिया आपने क्योंकि, तो x आपका आ गया -560। तो अगर इसका -560 है तो ऐसे जाने का +560 होगा। ऐसे दो क्वेश्चन पहले कर चुके हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 और 7, 8 शायद है, बस हो गया सॉल्व कि ए से सी जाने का जो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा +560 होगा। ये थोड़ा इजी तरीका है समझने का, बाकी वो छोटा तरीका है, अल्टीमेटली आपको वही सीखना है। समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को? ठीक है। एक बच्चे ने पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 11 में डाउट है अभी भी,
क्वेश्चन नंबर 11 में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट होता है वो डेल्टा यू होता है। कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होता है वो डेल्टा यू नहीं होता है, वो NCP/dt होता है। आगे पढ़ाऊंगा इसको, डेल्टा एच होता है ये आएगा। बाकी ये तो पता है तो लगा सकते हो ना। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट होता है वो डेल्टा यू होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे डेल्टा यू नहीं होता है। वो भी आगे पढ़ोगे एंथैल्पी नेक्स्ट लेक्चर में, जो लेक्चर होगा ट्यूसडे को, ठीक है। जो क्वेश्चन चला जा रहा है उसके बारे में वापस से अगर हम जाएंगे तो टाइम निकलेगा। क्लियर हो गया ये चीज जिसने लिखा था? लिख करके बताइए। कृष्णा, ठीक है, चलिए आगे। थर्टीन्थ और 14th ये दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं। कितने बच्चों ने कर लिया? इसका आंसर आ गया? लिख करके बताइए जरा। ठीक है, 13th का आ गया कुछ बच्चों का, कुछ ने कहा नहीं आया है। 13th करेक्ट है कुछ स्टूडेंट्स का। चलिए देख लेते हैं। 13th पहले देख लो। 14th भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है ये। इस तरह क्वेश्चन मेंस में आ चुका है, जेईई मेंस में इस तरह के सवाल एडवांस्ड में आते हैं। ये हो गया, 11th हो गया, 5th हो गया, 7th हो गया, 13th पे आते हैं। A system undergoes a process in which delta E, मतलब वही इंटरनल एनर्जी चेंज को डेल्टा E भी लिख देते हैं, plus 300 while absorbing 400 joules of heat energy and undergoing an expansion against 0.5 bar. What is the change in the volume? Expansion मतलब वर्क डन नेगेटिव हो रहा है। एक्सपेंशन का मतलब होगा जो वर्क डन है वो नेगेटिव है। इंटरनल एनर्जी में 300 जूल का ही चेंज आ रहा है, जबकि हीट उसको तुम 400 जूल दे रहे हो। तो इसका मतलब क्लियर कट ये निकला, इसका मतलब क्लियर कट ये निकला कि तुम्हारा जो डेल्टा यू है, नहीं, तुम्हारा जो वर्क है, जो वर्क है वो हो गया प्लस 100 जूल्स। सिस्टम को इनफैक्ट वर्क तुम्हारा हो गया -100 जूल्स। वर्क इज इक्वल टू -100। क्यों बताता हूं? क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क प्लस हीट है। यहां 400 लिखोगे और यहां 300 लिखोगे तो जो वर्क विद साइन आएगा वो -100 आएगा। ठीक है, वैसे भी एक्सपेंशन वर्क नेगेटिव होगा तो बाद में एक बार साइन तो वैसे भी कोई चेक करेगा। अब वर्क अगर -100 जूल्स है तो मैंने तुमको बताया था 1 लीटर बार इज इक्वल टू 100 जूल्स होता है, और 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू 101.325 जूल्स होता है। 1 लीटर बार इज इक्वल टू 100 जूल्स होता है और 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू 101.325 जूल्स होता है। ये बार का क्वेश्चन है, प्रेशर जो है बार में दिया हुआ है। तो क्या करना पड़ेगा अपने को? ये जो 100 जूल्स है इसको लीटर बार में चेंज करो तो हो जाएगा -1। अब देखो -1 इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल dV, तो dV तुम्हारा हो जाएगा 2 लीटर। तो इसका मतलब जो गैस का वॉल्यूम होगा वो 2 लीटर से बढ़ जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल इंक्रीज बाय 2 लीटर्स। तो जो भी बच्चे इसमें अटके होंगे वो इस जगह की वजह से अटक गए होंगे कि यहाँ पर जो है प्रेशर जो है बार में है, और लीटर बार को अगर जूल्स में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जूल्स को मुझे लीटर बार में चेंज करना है, तो जूल्स को लीटर बार में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। कोई डाउट? वॉल्यूम 2 लीटर से चेंज होगा, ऐसा नहीं कि वॉल्यूम 2 लीटर हो जाएगा। हो सकता है कि पहले से उसका वॉल्यूम 6 लीटर्स हो, 2 लीटर से बढ़ करके 8 लीटर्स हो जाएगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है, हम वॉल्यूम नहीं निकाल रहे हैं, वॉल्यूम कितना इंक्रीज करेगा
कितना चेंज होगा वो निकाल रहे हैं, तो द वॉल्यूम विल इंक्रीज बाय 2 लीटर्स। देयर कुड बी 2 ऑप्शंस। एक ऑप्शन में हो सकता है कि वॉल्यूम विल इंक्रीज बाय 2 लीटर्स, सेकंड ऑप्शन में हो सकता है वॉल्यूम विल डिक्रीज बाय 2 लीटर्स। इसका आंसर होगा वॉल्यूम विल इंक्रीज बाय 2 लीटर्स, क्योंकि सिस्टम वर्क कर रहा है, क्योंकि वर्क नेगेटिव आ रहा है। ये सब टेक्निकलिटी पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यही सारे क्वेश्चंस घूम फिर के लैंग्वेज बदल के भी आ सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आएगा। मैं टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, तो हर पहलू पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, 13th क्लियर हो गया सब बच्चों को? चलिए अब 14th क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 15 तो मैं बता दूंगा लास्ट में, इजी है, उसमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको। वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी होता है, पी एक्सटर्नल डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू के वी स्क्वायर डीवी। इसका करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, तब जाकर के वर्क आएगा, लिमिट पुट करना पड़ेगा, सॉल्व हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 14th क्वेश्चन में कितने बच्चों को डाउट है और कितने बच्चों ने कर लिया ये बताओ। 14th ही आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे बाद में। 15th का थोड़ा मैंने हिंट कर दिया है। 14th इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर एक चीज सीखने वाला है, बाउंड्री वाली बात। 2 मोल ऑफ जिंक इज डिसॉल्व्ड इन HCl at 25 डिग्री, वर्क डन इन ओपन वेसल। ओपन वेसल कितने बच्चों का सही है? डाउट लिखने जाते बच्चे, करेक्ट है। आन्या गुप्ता का करेक्ट है। अस्तित्व जैन का करेक्ट है, सक्षम जैन का करेक्ट है। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 2 मोल जिंक का रिएक्शन HCl के साथ कर दो पहले। जिंक HCl के साथ रिएक्शन करके बनाता है जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। 1 मोल जिंक से 1 मोल जिंक से 1 मोल जिंक, 2 मोल जिंक से 2 मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। तो ये मान लीजिए आपका एसिड है, और अभी इमेजिन कर लीजिए कि एक इमेजिनरी पिस्टन की जो अपन बार बार बात करते हैं, वो यहां पर आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, इमेजिनरी पिस्टन, पिस्टन हमने इमेजिन कर लिया, हवा का पिस्टन। जैसे ही हाइड्रोजन गैस बनेगा पिस्टन को ऊपर ले जाएगा, जैसे ही हाइड्रोजन गैस बनेगा पिस्टन को ऊपर ले जाएगा। तो वर्क डन बाय द सिस्टम का क्वेश्चन हो गया ये, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बाहर की तरफ जाएगा। जैसे ही हाइड्रोजन गैस बनेगा पिस्टन विल मूव आउटवर्ड, हेंस वर्क विल बी डन बाय द सिस्टम, वर्क नेगेटिव आएगा। एंड वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू 1 ATM डीवी। डीवी मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल को 0 मान लो, क्योंकि अभी जहां एसिड खत्म हो रहा है वहां पिस्टन था मेरा। जैसे ही हाइड्रोजन गैस बना पिस्टन ऊपर जा रहा है, तो वी फाइनल निकालना पड़ेगा मुझे बस। वी फाइनल कैसे निकलेगा? वी फाइनल निकल जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस पर और 1 ATM प्रेशर पर 2 मोल हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम चाहिए इनको। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो वी इज इक्वल टू एन इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई एन आर टी बाई पी। मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम। यहां पुट कर दो इसको, ये एटीएम में है और ये लीटर में, लीटर एटीएम में आंसर को आने दो। लीटर एटीएम में आंसर को आने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर दो 101.325 से, तो तुम्हारा आंसर जो है जूल्स में चला जाएगा। और तुम्हारा जो आंसर है जैसे ही जूल्स में चला जाएगा, इसको फिर डिवाइड कर दो 1000 से, तो तुम्हारा जो आंसर है वो किलो जूल्स में चला जाएगा। ये एक तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जिंक ने एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस दिया। ओपन वेसल भले ही है, लेकिन जो वर्क होता है वो बाउंड्री फिनोमिना होता है। तो बाउंड्री इमेजिन कर लो, और ये बाउंड्री ऊपर जा रहा है, तो हाइड्रोजन गैस जितना प्रोड्यूस होगा वही डीवी होगा, क्योंकि इनिशियल वॉल्यूम 0 है। हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम गैसियस स्टेट से निकाल करके वहां पुट कर दो, और फिर कन्वर्जन जरूर करना है, क्योंकि ऑप्शन सारे किलो जूल में है। और ये तुम्हारा आ रहा है किसमें? अभी ये तुम्हारा जो है आ रहा है लीटर एटीएम में। लीटर एटीएम को जूल में चेंज करो, और फिर जूल्स को किलो जूल्स में चेंज करके आंसर लिख दो। एक और तरीका,
P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा एन RT भी होता है गैसियस स्टेट से। अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम में जो चेंज आएगा वो मोल्स के प्रोपोर्शनल होगा, मोल्स के चेंज के प्रोपोर्शनल होगा। तो हाइड्रोजन गैस 2 मोल बनेगा, यहां 2 लिख दो, आर की वैल्यू पुट कर दो और टेम्परेचर पुट कर दो 298, तो भी आंसर आ जाएगा। ये आंसर जो है ये अभी तुम्हारा लीटर एटीएम में आएगा, क्योंकि इसका यूनिट इसके यूनिट के बराबर होगा, इसको जूल्स में चेंज कर दो तो कैसे भी सॉल्व कर दो इसका आंसर आ जाएगा। देखो वही चीज आ रहा है। P delta V is also equal to delta NR into T. In fact, माइनस P delta V होता है वर्क, तो यहां भी माइनस साइन के साथ आंसर रिपोर्ट कर दो, कैसे भी सॉल्व कर दो, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। कितने बच्चों को समझ में आ गया? सभी बच्चों को क्लियर हो गया ये, ठीक है। चलिए, तो ये आपका जो है होमवर्क में और बता देता हूं कि कहां तक करना है। एडियाबैटिक का तुमने अभी रिवर्सिबल नहीं पढ़ा, एडियाबैटिक पढ़ा ही नहीं है, बस तुमको नाम पता है। 19 20 तक कर सकते हो, बस क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर सकते हो। और एक्सरसाइज का भी 4-5 तो कर सकते हो, लेकिन अभी हम रुकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तक ही करना है, क्योंकि अभी टेस्ट भी है, टेस्ट में आ नहीं रहा है, ठीक है। एक्सरसाइज 1 और 2 में जो भी डाउट है, केमिकल इक्विलिब्रियम के एक्सरसाइज 1 और 2 जो है, ये आयनिक का तो मैंने पूरा ही एक्सरसाइज 1 सॉल्व किया है लगभग। एक्सरसाइज 2 का डिस्कशन भी कर सकते हैं कभी टाइम निकाल करके, ठीक है। उसका भी कोई सॉल्यूशन एज सच लिखा नहीं है, तो जो भी आपको डाउट हो उसको डाउट ऐप में पोस्ट कर दीजिए। केमिकल इक्विलिब्रियम वाले, आयनिक वाले हम लोग एक बार कर लेंगे। एक्सरसाइज 1 का तो ऑलमोस्ट कर ही चुके हैं, 2 का कर लेंगे, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम में भी एक्सरसाइज 1 का डिस्कशन कर सकते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आईआईटी के लेवल से भी ऊपर का क्वेश्चन है, उसको करने पर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। एक दिन हम लोग केमिकल आयनिक का डिस्कशन रख लेंगे, ठीक है। अभी के टेस्ट के लिए तो उतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, इन जनरल डिस्कशन करना चाहिए। और ये होमवर्क है, ये आपको करना है, फिर ट्यूसडे को कंटिन्यू करेंगे, ट्यूसडे को आगे पढ़ाएंगे। फिर कमिंग वीक में एक दिन कोई भी निकाल लेंगे जिसमें केमिकल इक्विलिब्रियम के एक्सरसाइज 1 का डिस्कशन। एक्चुअली क्या होता है, जब बाद में डिस्कशन करते हो तो बच्चे थ्योरी भूल जाते हैं शुरुआती चैप्टर का, उसका फिर वो फील नहीं आता है, ठीक है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम का कर लेंगे, केमिकल का भी कर लेंगे। बाकी इन बिटवीन अगर किसी कोई क्वेश्चन है जिसमें बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा है तो उसको पोस्ट कर दो, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्न पे जो है हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, ओके। और जिसका नोट्स है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का, वो मैं भेज दूंगा ग्रुप पे, और मंडे को बता भी दूंगा ट्यूसडे को टेस्ट की किस तरह से रिवीजन करनी चाहिए। एक्सरसाइज सॉल्व करना चाहिए, एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस में जिसमें हम अटके थे उसको सॉल्व करना चाहिए, ट्यूसडे को और गाइड कर दूंगा। चलिए, ट्यूसडे को क्लास नहीं है ऐसा बताया है सुहानी ने। चलिए मैं बता ही देता हूँ, टेस्ट के लिए अपने को क्या करना चाहिए कि एक बार थ्योरी की कॉपी रिवाइज कर लेनी चाहिए, और एक्सरसाइज और बिगनर बॉक्स में जिन क्वेश्चंस में अपन अटके थे वो सॉल्व कर लेना चाहिए, और टेस्ट में जो क्वेश्चन आए उसी को अटेंड करना चाहिए। फालतू में जो क्वेश्चन पे नहीं आ रहा है उसको ट्राई नहीं करना चाहिए, उसमें गलत हो जाएगा, और नेगेटिव मार्किंग से जनरली जो बच्चे को मार्क्स कम हो रहे हैं उसी वजह से हो रहे हैं। जो आ रहे हैं केवल वही सॉल्व करना है, फालतू के क्वेश्चंस नहीं करने जो नहीं समझ में आ रहे उस समय। चलिए, ओके।